वेलकम टू ऑल ऑन द टैक्सेशन टॉक। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 269 एसयू में जो ऑर्गेनाइजेशन फॉल करती है उनके लिए क्या क्या रिलैक्सेशंस आई हैं बाय द सर्कुलर 12/2020। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ 269 एसयू क्या कहता है। 269 एसयू कहता है कि वो पर्सन जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं और उनकी सेल्स टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीव्स इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 50 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो उन्हें पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कुछ प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफर करने होंगे। ये उन्हें ऑफर करने होंगे किसी भी ट्रांजैक्शन की जब वो पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे, चाहे वो B2C है चाहे वो B2B है। तो इस क्लैरिफिकेशन के थ्रू उन्होंने कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेसेस B2B के साथ कर रहे हैं उनके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन दी है, उनके ऊपर कुछ कंडीशन साथ अप्लाई नहीं होगा। तो हम उसको इस क्लैरिफिकेशन को पढ़ते हुए देख लेते हैं। In the fourth range to the declared policy objective of the government to encourage digital transaction move towards a cashless economy, a new provision, namely Section 269 SU, was inserted in the Income Tax Act 1961 via the Finance Act 2019 number 2. This section requires every person carrying on the business and having sales or turnover or gross receipts from the business of more than 50 crore rupees, जिसको इसने specified person बोला है, in the immediately preceding previous year mandatorily provide facilities for accepting payments through the prescribed electronic modes। और कौन से वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स प्रिस्क्राइब्ड हैं उसे सब्सिक्वेंट एक नोटिफिकेशन आई थी 105/2019 डेटेड 30th December 2019। वो प्रिस्क्राइब मोड्स थे डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपए, सेकेंड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो हमारा यूपीआई और BHIM यूपीआई की पेमेंट है, थर्ड इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्विक रिस्पांस कोड जो यूपीआई का QR कोड से पेमेंट है, ये बाद में नोटिफाइड हो गए थे। Second, representation have been received stating that above requirement of mandatory facility for payment to prescribed electronic modes is generally applicable in B2C business to customer businesses which directly deal with the retail customers। बाद में डिपार्टमेंट के पास रिप्रेजेंटेशन गई कि ये जो प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं जनरली उनको ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं जो डायरेक्टली रिटेल कस्टमर्स के साथ डील कर रहे हैं। Moreover, since the prescribed electronic modes have a maximum payment limit per transaction or per day, they are not so relevant to B2B businesses। उनका कहना है कि जो प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड है इनकी पर ट्रांजेक्शन कितनी करनी है, पर डे की कुछ लिमिट्स हैं जो रेलिवेंट नहीं होती B2B में, क्योंकि जो B2B बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं वो काफ़ी लार्ज अमाउंट ही होती हैं और वो जनरली RTGS और NEFT से होती है। मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। विच जनरली रिसीव लार्ज पेमेंट्स थ्रू अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स of payment such as NEFT or RTGS, mandating such businesses to provide the facility for accepting payments through prescribed electronic modes would cause administrative inconvenience and impose additional cost। उनका कहना है कि जो आपने प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स करे हैं ये B2B के लिए रेलिवेंट नहीं है, वो जनरली NEFT और RTGS यूज़ करती हैं क्योंकि उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, पर डे लिमिट्स एंड ऑल होती हैं और इस सेक्शन के थ्रू B2B जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनको भी प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफर करने होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव इनकन्वीनियंस कॉस्ट होती है और उन पर एडिशनल कॉस्ट भी उन्हें बियर करनी पड़ती है। तो इसी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई करा है। इन द थर्ड पॉइंट वो बता रहे हैं कि कैसे उन्हें राहत मिली है। In view of the above, it is hereby clarified that the provision of Section 269 SU of the Act shall not be applicable to a specified person having only B2B transaction, that is, no transaction with the retail customer or customers.
रिलैक्सेशन सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को मिलने वाली है जिनकी खाली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वो रिटेल कस्टमर के साथ डील नहीं करते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है, इफ एटलीस्ट 95% ऑफ एग्रीगेट ऑफ ऑल द अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर including amount received for sales, turnover or gross receipts are by any mode other than cash। सेकेंड कंडीशन ये है कि उन बिजनेसेस की जो भी सारी पेमेंट्स रिसीव करते हैं, मीन्स जो अमाउंट वो रिसीव करते हैं, चाहे वो टर्नओवर का है, चाहे वो किसी और अमाउंट को रिसीव कर रहे हैं, तो वो 95% एटलीस्ट 95% वो अदर देन कैश वो रिसीव कर रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन जो ये जो लिमिट है 95% की, ये आप प्रीसीडिंग ईयर में चेक करेंगे क्योंकि 269 एसयू का क्राइटेरिया की एप्लीकेबिलिटी हमारी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर से है। सो ये जो 95% वाली रिस्ट्रिक्शन है कि एटलीस्ट 95% हमारा बाय एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए, ये भी हमारी प्रीसीडिंग ईयर की ही कंडीशन है। अगर हमारी प्रीसीडिंग ईयर में 95% से ज़्यादा हमने बाय एनी मोड अदर देन कैश रिसीव करा है, कोई भी अमाउंट हमने रिसीव करा हो, और हमारी खाली ट्रांजेक्शन B2B है, B2C की हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हमें ये प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स ऑफर नहीं करने होंगे। तो ये काफ़ी अच्छी रिलैक्सेशन मिली है उन ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उन्हें एडिशनल कॉस्ट भी करनी पड़ती थी और बहुत सारी इनकन्वीनियंस भी कॉस्ट होती थी उन्हें। सो थैंक यू सो मच।